मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जो इतिहास दिखा रहा है ये उथल पुथल कालीन इतिहास रहा है और कोई शासक ऐसा नहीं है कि जो अपना सत्ता जमा सके, नहीं। और इसी बीच में क्या होता है कि विदेशी आक्रमण करने लगे। उसके बाद नहीं एक सत्ता है जिसका नाम था क्या, गुप्त साम्राज्य। क्या नाम था वो, गुप्त साम्राज्य। आप देख रहे हो क्या कि सब राज्य यहाँ क्या हो गए हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बट चुके हैं। कहीं कुछ लोग राज कर रहे हैं, कहीं कोई राज कर रहे हैं, कहीं विदेशी आक्रमण हो रहा है, लेकिन कोई एक बाबू क्या है, केंद्र लेवल पर कोई राज्य नहीं है, कोई राजा केंद्र लेवल पर नहीं है। सब बाबू स्टेट लेवल पर या छोटे छोटे लेवल पर सब लोग राजा हैं। लेकिन देखो बाबू ये गुप्त साम्राज्य जो आया ना बाबू, ये कैसा आया, ये केंद्र लेवल का राजा है। जैसे वही प्रधानमंत्री और क्या होते हैं, मुख्यमंत्री। नहीं, मुख्यमंत्री क्या होते हैं, राज्य में होते हैं, नहीं। और ये क्या होते हैं, प्रधानमंत्री क्या होते हैं, वो केंद्र में होते हैं। तो केंद्रीय शासन था। ये कैसा शासन था वो, केंद्रीय शासन था। साम्राज्य कैसा था, तो केंद्रीय साम्राज्य था। समझे ना बात। मतलब बहुत दिन के बाद जो उथल पुथल भरी बाबू यहाँ राज चल रहे थे, वो सबको बाबू क्या कर किया, खत्म करते हुए बाबू मतलब एक साम्राज्य की स्थापना हुआ, गुप्त साम्राज्य का। और ये भी देखिए शुरुआती दौर में बाबू ये भी क्या था, एक छोटा सा साम्राज्य था। कैसा साम्राज्य था, छोटा सा साम्राज्य था। और बाबू क्या है कि इसे माना जाता है, इतिहासकारों ने माना है क्या कि लोग कुषाणों के क्या थे, सामंत थे, मतलब उनके अधीन थे, उनके अधीन थे, बात ना। तो जाहिर सी बात है कि जब अधीन होंगे बाबू, तो जब ये कुषाण के नौकर के रूप में जब होंगे ये लोग, तो ये लोग बाबू केंद्रीय शासन बाबू शुरुआती में इनका नहीं होगा। इनका तो शुरुआती में केंद्रीय शासन नहीं ना होगा भाई। ये धीरे से अपना एक शासन मतलब क्या हुआ कि राज स्थापना किए लुका छुपा के, नहीं, धीरे 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 उस राज में क्या हुआ, वो एक महान राजा मतलब पैदा हुआ जिसका नाम था क्या, चंद्रगुप्त प्रथम, ना। तो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ। तो देखिए अब हम देखते हैं गुप्त साम्राज्य। क्या देखते हैं, गुप्त साम्राज्य मतलब मौर्यों के पतन के बाद कोई भारत में अस्थाई शासन लेकर आया है। तो कौन लेकर आया है बाबू, गुप्त साम्राज्य लेकर आया। बहुत दिन के बाद आया, नहीं। देखिए बाबू इसका इतिहास देखते हैं गुप्त वंश का। संस्थापक कौन थे बाबू, श्रीगुप्त थे। कौन थे, श्रीगुप्त थे। तो पूछेगा कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो क्या कहिएगा आप लोग, श्रीगुप्त थे संस्थापक इसका, नहीं। देखिए वास्तविक संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था इसका, चंद्रगुप्त प्रथम वास्तविक संस्थापक था। देखिए संस्थापक जब भी पूछेगा तो श्रीगुप्त है, अब वास्तविक संस्थापक जब भी पूछेगा तो क्या कहिएगा लोग, चंद्रगुप्त था। समझ ना बात क्या है, क्योंकि ये लोग जो आए हैं तो ये लोग क्या है, वंश की स्थापना किए हैं, कुछ काम हम नहीं किए हैं, पता ना। और देखिएगा इन लोग का इतिहास भी थोड़ा सा पढ़ना है हम लोग। कितना पढ़ना है, थोड़ा सा एकदम, ठीक ना। देखिए अंतिम शासक कौन था, विष्णुगुप्त। तो देखिए यहाँ से 3 क्वेश्चन, संस्थापक श्रीगुप्त, वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम, नहीं प्रथम, 2 चंद्रगुप्त है यहाँ, प्रथम। मौर्य नहीं, वो खत्म हो गया कहानी, है ना बात। अब वो अंतिम शासक कौन हुआ, विष्णुगुप्त हुआ, नहीं। राजधानी कहाँ थी इन लोगों, तो पाटलिपुत्र में, और दूसरी राजधानी उज्जैनी में। समझ ना बात, दूसरी राजधानी कहाँ थी, उज्जैनी में। जो कौन बनवाया था, चंद्रगुप्त द्वितीय बनवाया था। कौन बनवाया था, चंद्रगुप्त द्वितीय। ध्यान रखिएगा, उज्जैनी जो राजधानी था किसके समय में हुआ था वो, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। समझ ना बात। चलिए विशेष क्या था, भारतीय इतिहास का क्लासिकल युग या भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग। पूछेगा क्या कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कौन है, तो क्या कहिएगा लोग, गुप्त, नहीं। गुप्त वंश क्या है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण मतलब काल कहा जाता है इसको, या क्लासिकल काल कहा भी जाता है। समझ ना बात। चलिए हाँ, गुप्त को नहीं, गुप्त वंश को कहा जाता है। जो गुप्त वंश का शासन आया है ना, तो गुप्त वंश के जो शासन है इसको क्या कहा जाता है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। मतलब इन लोगों के शासन में वो क्या था, भारतीय इतिहास का मतलब बढ़िया रहा है, बात है ना। तो देखो स्वर्ण काल ऐसे ही कहा जाएगा, क्लासिकल ऐसे ही कहा जाएगा, बात है ना, समझते ना। देखिए अब हम देखते हैं वो क्या कि गुप्तों का उद्भव, इन लोगों का उद्भव क्या है। जैसे आप पढ़े थे मौर्य में बाबू क्या है कि उनके वंश के रूप में, उद्भव के रूप में बड़ी मतभेद है ना जी। तो इसके भी उद्भव के रूप में बड़ी मतभेद है। कुछ विद्वानों का मानना है क्या कि लोग क्षत्रिय थे, कुछ का मानना है क्या कि लोग शूद्र थे, कुछ का मानना है क्या लोग ब्राह्मण थे, कुछ का मानना है क्या ये लोग वैसे थे। तो जाहिर सी बात है कि विवाद है बाबू यहाँ, नहीं। अगर हमको बाबू मालूम होता कि नहीं ये यही थे, तो वो लिखा जाता इतिहास में नहीं ये इस जात से बिलोंग कर रहे थे, इस वंश से बिलोंग कर रहे थे। समझ ना बात। चलिए तो अब यह वो G.S. ओझा मतलब गौरीशंकर ओझा और R.C. मजमूदार, नहीं, रामचंद्र मजमूदार, R.C. है ना, R.C. मजमूदार। समझ ना बात। और तो अब ये लोग बोले कि क्षत्रिय थे, ये लोग बोले क्या, क्षत्रिय थे। समझ ना, ध्यान रखे ना सब। क्षत्रिय कौन बोला है लोग, G.S. ओझा और R.C. मजमूदार।
केपी जायसवाल ये क्या बोले हैं? शूद्र बोले हैं। केपी जायसवाल क्या बोले हैं? शूद्र बोले हैं। एच.सी. राय नहीं, ये क्या बोले हैं? ब्राह्मण बोले कि नहीं, लोग ब्राह्मण थे। अब आइए रोमिला थापर ये बहुत प्रकांड मतलब विद्वान है लोग, इतिहास के ना, ये बोले हैं कि नहीं वैश्य थे। तो रोमिला थापर के अनुसार गुप्त साम्राज्य क्या था? वैश्य वर्ग था। नहीं, अब पूछे आओ तो एच.सी. राय के अनुसार ब्राह्मण था, केपी जायसवाल के अनुसार शूद्र था बताना, और जी.एस. ओझा और आर.सी. मजूमदार के अनुसार क्षत्रिय था। मतलब विवाद है यहाँ। क्या है बाबू? यहाँ विवाद है। चलिए अब हम आते हैं कि देखते हैं मतलब इसका प्रथम शासक कौन हुआ? स्थापना किसे किया था? श्रीगुप्त ने। देखिए बाबू इनका इतिहास यहीं पढ़ना है, वो पढ़ना ना है, देख रहा ना, ये इतना इतिहास पढ़ना है। तो जाहिर सी बात है कि इससे देखने से भी लग रहा है क्या कि ये कोई राजा नहीं थे लोग, ये कोई राजा नहीं थे, सामंते होंगे बात ना। अगर ये राजा होते और बाबू क्या होता कि मतलब ये स्वतंत्र राजा होते तो इनका इतिहास हम लोग ज़्यादा पढ़ते, है ना बात। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बात है। तो देखो तो बाबू श्रीगुप्त, इनका क्या नाम है? श्रीगुप्त, जो इस वंश के संस्थापक हैं, हम पहले भी जान चुके हैं। इन्होंने धीरे से एक उपाधि धारण की, महाराज की। कैसा उपाधि धारण की? महाराज की, लुका छिपा के नहीं, मतलब एकदम ये नहीं कि मतलब मैं महाराजा हूँ, ऐसा नहीं, महाराज की उपाधि इन्होंने धारण की। उसके बाद इनकी कहानी खत्म, अब कोई इतिहास इनका नहीं है। अब क्या होता है कि इसके बाद क्या होता है कि आता है घटोत्कच। कौन आता है? वो घटोत्कच, पता ना, एगो महाभारतों में घटोत्कच था, बड़ा बलशाली था, देखो ना। तो ये घटोत्कच आता है बाबू, तो इहो कौन बाबू? इसका भी कुछ मतलब होता है कि मतलब ये नहीं रहता ये खाली श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी है। मतलब ई देखो ई आए लोग नहीं, और आके औका के लोग एगो उत्तराधिकारी दे दिए लोग नहीं, बात ना। उसके बाद और कोनो काम नहीं कि लोग, खाली वो राज की स्थापना कर दिए लोग। और कैसे हो तुम्हारा भी वो मतलब क्या है? आए तो आकर बाबू बेटा एगो बाबू क्या हुआ कि पैदा कर दिए, उसके बाद आपकी कहानी खत्म हो गई नहीं। तो वही हाल इन लोग का हुआ। तो घटोत्कच आए ना बाबू, तो ई तनी सा अपने आप को बढ़ाए कि तनी देखो तनी महाराज से तनी सा श्री महाराज बन के, क्या बन के? तो इतनी सा इससे बाबू क्या हुआ? तनी सा इससे क्या हुआ? बड़ा उपाधि लिया, बात ना। देखिए खाली उपाधि लिया है, सब उपाधि लिया है सब, बात ना। तो जो इम्पोर्टेंट है ना बाबू, वो उपाधि के बारे में हम आप लोगों को बता दे रहे थे ना। तो ये उपाधि लिया श्री महाराज का। तो देखा कुछ नहीं बोला सब आके, बात ना, मतलब ये श्री महाराज बन गया। क्या बन गया? ये श्री महाराज बना था, ये श्री महाराज बन गया। चुप लगा गया कि नहीं, और खुरखार करने पर काज कुशलावा क्या करेगा सब बाबू? पीट पाट के कहेगा सब भाग जैसे तू राजा बनता रहा ना। लेकिन ये दोनों स्वतंत्र शासक नहीं थे, मतलब किसी ना किसी इन लोग का बाबू तो शासन काल से, इनके इतिहास से बाबू ये मालूम चलता है कि स्वतंत्र नहीं थे, ये कोई बड़ा काम नहीं किए, कोई बड़ा काम नहीं किए। अब आप देखिए, अब आता है कौन? महाबली। कौन आता है? महाबली। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 334। कौन आता है? चंद्रगुप्त प्रथम। और ये आते आते अपने आप को आजाद करा लेता है। क्या करता है? इसको किसी से डर नहीं रहता है, इसीलिए इसको वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। अब हल्ला हो गया कि बाबू क्या है? गुप्त वंश की स्थापना हो चुकी है, जिनको सामना करना है वो सामने आए। समझे बात समझे ना? ये लोग डर के, तब देखना इसका इतिहासो है नहीं। तो बाबू इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको बाबू? चंद्रगुप्त प्रथम को। भाई जहाँ से जैसे आप देखते हो जैन धर्म पढ़ते हो जैन धर्म ना, बहुत लोग है ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, ये फलाना ढेकना टेकना है। लेकिन बाबू वास्तविक संस्थापक किससे माना जाता है? महावीर से ही उनका वो नाम चला नहीं, जैन धर्म को लोग जानने लगे। वैसे ही ये लोग आके धीरे धीरे उपाधि ले रहे छोटा मोटा, लेकिन किसी से कह नहीं रहे, डर है। समझना बात कि क्या हो जाएगा। लेकिन जब ये आता है तो बोलता है क्या कि मैं क्या हुआ? वो यहाँ का राजा हूँ, महाराजा हूँ, बादशाह हूँ यहाँ का ना। और बोलता है क्या कि जिनको अगर लगता है कुशाण लोग को, चाहे जिनको अगर लगता है नहीं कि तुम राजा नहीं हो, तो सामने आ जाए एक बार ना। मूडी को तो हम उतारते हुए टाइम नहीं लगे, खाली उनको सामने आने में क्या है? समय लग रहा है निकल के नहीं। आज जब सामने आ जाएंगे तो अब उनको धड़ मतलब ये जो है सर धड़ सलग करने में हमको समय नहीं लगेगा। इसके डकारे से लोग डरा गया सब लोग, नहीं कि ना भाई, है ना बात। तब देखो उपाधि लिया महाराजाधिराज का। तो क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि लिया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम लिया था। बन गया ना स्वतंत्र शासक, बन गया ना स्वतंत्र शासक। मतलब पुत्र पैदा हो तो ऐसा ही होना कि हई लोग जैसा हो।
चलो इहो लोग कोनो काम मतलब खराब ना किया, धीरे से स्थापना तो कर दिया लोग यार, इतना तो काम किया है लोग, बात ना। इन तो बाबू क्या है, महाराजा धीराज का राजधानी बनाया खूब बढ़िया से, कहाँ, पाटलिपुत्र को, बात ना। मतलब क्या, देखिए वो जब भी आप इतिहास पढ़ रहे हो तो पाटलिपुत्र पर कुछ विशेष पढ़ रहे हो नहीं, मतलब क्या था कि आज जो हाल है राजधानी दिल्ली का, उस समय हाल था राजधानी पटना का, और ये वही पटना है, कब से चला रहा है, तो उदयन के समय से, नहीं हर्यक वंश का भी वो क्या है, केंद्र रहा है, बतना। उसके बाद जो भी आए तो केंद्र रहा है पटना, पाटलिपुत्र, नहीं। और ये पाटलिपुत्र को बसाया कौन था, उदयन। और पाटलिपुत्र से वो पटना नाम किसने रखा था, तो शेरशाह सूरी ने, नहीं। पढ़िएगा आप लोग, पढ़िएगा, का पढ़ लिए हैं आप लोग, पढ़ लिए हैं, पढ़े हैं ना आप लोग। चलिए, तो शेरशाह सूरी ने क्या किया था, उसका मतलब पाटलिपुत्र से पटना बना दिया, नहीं। और बाबू देखो तो फिर आप देखते हो यहाँ क्या कि ये राजधानी है, नहीं, मतलब बाबू देखो तो पाटलिपुत्र, इसके मतलब बाबू जाहिर सी बात है कि पाटलिपुत्र वो क्या था कि भारत का एक महत्वपूर्ण अंग था, सबसे महत्वपूर्ण अंग था ये, नहीं। सबसे, जैसे आज दिल्ली हो गया ना बाबू, वैसे ही राजाओं के लिए सबसे आकर्षण का केंद्र था। क्यों था केंद्र, क्योंकि यहाँ बाबू देखो, यहाँ विद्वान भी उतने ज़्यादा थे जितने ज़्यादा यहाँ बहादुर पैदा हुए हैं, है ना बात। आज भले लूट लूट के लोग फूक कर दिया है इसको, अलग बात है, नहीं। लेकिन एक समय था कि देखिए तो नालंदा ये था, वो बता ना, नालंदा विश्वविद्यालय ये था, बता ना। फिर कौन था, विक्रमशिला था, उदंतपुरी था, ये सब विश्वविद्यालय कहाँ थे बाबू, यहीं थे, बतना। पाटलिपुत्र के ही ऐरो गैरो थे, अगल बगल थे, तो उस शिक्षा का केंद्र। और मैं बाहुबली राजा कहाँ थे, एजे थे। आप लोग जानते हो कि 19 जनपद जो था महाजनपद, उसमें से बहुत सबसे शक्तिशाली मगध महाजनपद था, बता ना। तो आज जो दिल्ली की स्थिति है वो बाबू पहले क्या थी, हमारी पटना की स्थिति थी। और यहाँ क्या बाबू बतना, मतलब क्या शुद्ध प्रबुद्ध और जो बाबू मतलब महाचुहाड़ नेताओं ने बतना बड़ी रंजिश के तहत, नहीं बड़ी साजिश के तहत, बहुत बढ़िया से, बड़ी नाटकीय ढंग से इसको लूट लूट कर बाबू क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया, है ना बात। ये बिहार बाबू क्या था, ऐसा नहीं था। आप इतिहास पढ़ रहे हो, इतनी समृद्ध इतिहास है इसका, है कि नहीं, खुद सोचो। तो अब नहीं तो बाबू क्या है, पाटलिपुत्र, बात ना। देखो बाबू राजारोहण, इसका राजधानी कहाँ बनवाया था, तो पाटलिपुत्र। तो पूछेगा कि चंद्रगुप्त प्रथम अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, तो पाटलिपुत्र बनाया था, नहीं। ये लोग कहाँ थे मालूम है, अवंती में थे, नहीं। ये लोग कहाँ थे, अवंती में लुकाइल थे लोग, वो सही है, मध्य प्रदेश ना, समझ गए। तो वही लोग मतलब छोटा सा एक राज बना के हाला नहीं कर रहे थे कि राज को बनाया, नहीं, घर को बना लिया, लेकिन हाला नहीं कर रहे हैं, घर बनाया, भैया हिस्सा ले लेगा सब, है ना बात। ऐसा हो रहा है ना, धीरे से लोग जमीन खरीद रहे हैं, तो ये लोग घर बना लिए थे, लेकिन हाला नहीं कर रहे थे कि चलो। तो आया था कौन, ये तो चंद्रगुप्त प्रथम आ गया ना जी। तो इसने राजधानी कहाँ बनाया, राजाओं के गढ़ में, राजाओं के घर में, पटना में, मतलब समझ गए ना, पटना में आ गया। वहां से बोला कि भाई बिहार सबसे समृद्धशाली है, वहीं चलो, नहीं। तो आ गया, राजधानी बनाया वो कहाँ, पाटलिपुत्र में। राज्यरोहण होता है इसका 319 में, बड़ी खुश होता है। आपकी भी नौकरी लगी तो खुश हो जाएगी भाई, राजगद्दी मिली तो नौकरी नहीं लगा इसका, नहीं राजा हो गया भाई, है कि नहीं बात। जब बड़ी खुश होता है इससे, इससे खुश होता है राज्यरोहण से। जब सिर पर मुकुट आ गया तो खुश हो गया इससे, नहीं। और खुश होते बाबू क्या हुआ कि देखो, खुश हुआ तो उपाधियों लिया महाराज धीराज का, नहीं। और बोला है क्या कि चलो मैं एक संवत शुरू करता हूँ, गुप्त संवत। क्या है, गुप्त संवत। तो आप लोग देखो बाबू क्या है कि आप लोग पढ़े हैं क्या कि एक स्थानीय शासक ने, बतना उज्जैन का स्थानीय शासक ने बाबू क्या होता है, शकों को परास्त करके यहाँ से खदेड़ के उस समय एगो विक्रम संवत स्थापित किया था 58 ईस्वी पूर्व में, 58 ईस्वी पूर्व में। तो विक्रम संवत पूछे तो 58 ईस्वी पूर्व। फिर आप तो कनिष्क आया है तो वो क्या हुआ है, शक संवत शुरू किया है। तो कहिया शुरू किया शक संवत बाबू, 78 ईस्वी पूर्व में, 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी पूर्व नहीं, 78 ईस्वी में, नहीं। अब वो है 58 ईस्वी पूर्व, बतना। फिर बाबू कौन आता है, एक और संवत आपके पास आ गया जिसका नाम है क्या, वो गुप्त संवत। ये कब होता है, 319 में ये राजरोहण होता था, 319 से 20 इसका बाबू क्या है, काल है, ईरा है इसका, समझ ना बात। तो कौन सा संवत है, तो पूछ देगा, तो ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी कभी 320 पूछता है, नहीं। तो 319 जब ये क्या होता है, राजगद्दी पर बैठता है ना, तो क्या होता है बाबू, तो हाँ, तो 19 से 20 के एथी में बाबू मतलब ये क्या है बाबू, मतलब काल में एक बाबू संवत शुरू करता है, गुप्त संवत। तो किसके लिए करता है बाबू, काहे के लिए, तो अपने राजारोहण की खुशी में करता है ये, समझ ना बात। चलिए, इसका उल्लेख मिलता है कहाँ, मथुरा अभिलेख में। कहाँ से उल्लेख इसका प्राप्त होता है, मथुरा अभिलेख में। चलिए अब तो अब उसके बाद ये लिच्छवी राजकुमारी,
ये लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से क्या करता है, विवाह करता है। समझ ना बात। तो पूछता है क्या, कुमार देवी से कौन सा गुप्त शासक विवाह किया था वो, तो कौन सा, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम दो है, ध्यान रखे लोग, द्वितीय है प्रथम है, बताना एगो नाती है, एगो नाती है, बताना समझिए लोग, बताना ध्यान रखिए लोग। अभी मैं कहिए कुमार देवी का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय से हुआ था, तो फिर बाबू अगर ये जिंदा रहता तो लोग को मूड़ी काट देता है, नहीं गाली दीजिए ना इसको, है ना बात। तो देखिए तो कुमार देवी ये लिच्छवी के राज क्या होते हैं, राजकुमारी होती है। हम लोग बाबू महाजनपद में पढ़े थे ना, लिच्छवी जनपद इस बारे में, है ना। तो वहीं की वो क्या होती है, राजकुमारी होती हैं। और शादी करता है वो, इसके उपलक्ष्य में यहाँ बड़ी खुश होता है। नहीं तो राजारोहण में खुश हुआ वो तो क्या किया, एक गुप्त संवत नहीं, ये जो खुश होता है तो वो सिक्का बाबू जारी करता है। क्या करता है, सिक्का जारी करता है। और सिक्का में क्या जारी करता है मालूम है आपको, देखिए सिक्का जारी करता है ना, तो ये सिक्का देख रहे हैं ना, तो इसे विवाह सिक्का कहा जाता है। मतलब एक तरफ वरमाला लिए कौन, कुमार देवी, और एक तरफ कौन बाबू, चंद्रगुप्त प्रथम रहते हैं ना। मतलब इसी एक ही तरफ है ये, मतलब है ना, हाँ सिक्के पर एगो है ना ऐसे मतलब बनाया रहता है। अब ऐसे नहीं, एगो एने नहीं, दोनों एक के पास नहीं, तो इसलिए इसको कहा जाता है विवाह। तो विवाह सिक्का किसने जारी किया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने यहाँ भी बहु एक सिक्का ये जारी करता है। समझ ना बात। अब आइए हम देखते हैं क्या कि समुद्रगुप्त नहीं, अब क्या होता है कि चंद्रगुप्त प्रथम बाबू, मतलब अभी इसका उत्तराधिकारी कौन होता है भाई, राज तो हरदम तो ही ना कीजिएगा। समुद्रगुप्त आता है तो बाबू बाप से भी क्या होता है, बेटा वो आगे रहता है, बाप से भी। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्या जाता है। लेकिन ध्यान रखो बाबू, इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो ऐसा ध्यान रखो आप लोग। अच्छा नेपोलियन पहले पैदा हुआ था कि पहले पैदा हुआ था, नहीं पता ना। ये उनसे बाबू क्या हुआ था, ये भी पूरे बाबू मतलब लगभग चारों तरफ बाबू ये विजय किया था। चारों तरफ क्या हुआ था, सब लोग को जीत ले था। नहीं देखो तो आर्यावर्त देखो, दक्षिणावर्त देखो, चारों तरफ मतलब दक्षिणा पथ में वो 12 राजाओं को हराया था, और आर्यावर्त में 9 राजाओं को हराया था। नहीं, और ये देखते हुए एडम स्मिथ जो होते हैं आउट ना, वो क्या कहते हैं कि जो ये साहित्यकार है स्मिथ साहब ना, तो कहते हैं ना कि भारत का नेपोलियन है, ही ना कहे कि बात ना कि संबत ना समुद्र। देखो बाबू पहले समुद्रगुप्त थे ना, लेकिन हमारे इतिहास में देखिए कैसे तोड़मोड़ कर दिया गया। नहीं, इनको भारत का नेपोलियन कहने की क्या जरूरत था, नेपोलियन पहले आया था, पहले ये आए थे। नहीं बात ना, तो ये कहते हैं कि जैसे नेपोलियन को बाबू क्या कहते हैं, भारत का मतलब नेपोलियन जो था ना बाबू, तो उसको कहते हैं क्या, उसको तुलना देखो समुद्रगुप्त से कर दिया कि बाबू समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। नहीं, नेपोलियन क्या था, वो भारत का समुद्रगुप्त था कहते तो ज़्यादा बेटर रहता, नहीं रहता। समझ ना बात, पहले इन आए हैं, उससे वो महान ना काम किए हैं ये, उससे वो बरियार युद्ध वो तो गोली बंदूक से लड़ रहा था लोग, नहीं इन लोग तलवार से लड़ रहा था, तो ज़्यादा ना दिक्कत है। गोली बंदूक से बहुत तू हथियों में हम मार दो किसी को तुरंत से उलट जाएगा, नहीं उलट जाएगा, तलवार से लड़ना था। अब समझ ना बात। तो ध्यान रखिए समुद्रगुप्त कौन है बाबू, समुद्रगुप्त उपाधि लेता है कविराज। तो देखिए बाबू समुद्रगुप्त जो था वो ये बड़ा विद्वान था। क्या था वो, विद्वान था। और बाबू क्या था ना कि देखते हो क्या, इसको कविराज क्यों कहा गया है, नहीं इसको कविराज क्यों कहा गया है कि वो सिक्काओं पर इसका वो फोटो मिला है बीड़ा बजाते हुए। नहीं बीड़ा मतलब ये कला और साहित्य का क्या था, वो प्रेमी था, इसीलिए इसे कविराज कहा गया है। तो क्वेश्चन पूछता है क्या कि बीड़ा बजाते हुए किस गुप्त सम्राट का वो सिक्काओं पर चित्र अंकित है, तो समुद्रगुप्त का है। किसका है, समुद्रगुप्त का। समझ ना बात। तो भारत का नेपोलियन कह दिया है लोग, नहीं आए तो लिच्छवी दोहित कह दिया लोग। लिच्छवी दोहित क्यों कह दिया लोग इसको, बताइए। आप देखते हैं ना चंद्रगुप्त प्रथम है, इसका विवाह किससे हुआ है, कुमार देवी से हुआ है। कुमार देवी कौन है, लिच्छवी राजकुमारी हैं, तो इसीलिए अब उन्हीं का पुत्र है ये, दोहित नहीं मतलब पुत्र है उन लोग का, इसीलिए क्या है लिच्छवी दोहित है ये। समझना बात। अभी तो परम भागवत समझ ना बात। मतलब इससे ये जाहिर हो रहा है कि गुप्त जो साम्राज्य था वो ये विष्णु का पुजारी था लोग। किसके पुजारी था लोग, विष्णु का पुजारी था लोग। तो परम भागवत नहीं, तो सर्व राजो छेता, नहीं सर्व राजो छेता बतना, मतलब वो सब राज को वो क्या करने वाला है, जीतने वाला था। ये क्या था, वो सब राज को जीतने वाला था ये। नहीं तो फिर वो धरणी बंद मतलब पूरे धरती को बांध के रखा था, पूरे धरती को बांध के रखा था। मतलब अखंड भारत नहीं, अखंड भारत नहीं, अखंड भारत नहीं, खंड भारत नहीं, अखंड भारत। समझ ना बात। अब तो अब क्या है, चंद्र प्रकाश बात ना, प्रकाश कैसा वो, इसका चेहरा कैसा था वो, मतलब चंद्र प्रकाश मतलब निर्मल भी था, मतलब ये नहीं खतरनाक आदमी नहीं था ढेर ये, हाँ उनके लिए तो खतरनाक था ना जो नहीं मान रहे थे बात। समझ ना बात। देखिए अब ये बाबू
अभिलेख, तो इसका दो गो अभिलेख होता है। कौन कौन है वो? एरन अभिलेख और प्रयाग प्रशस्ति। कौन है? एरन अभिलेख और प्रयाग प्रशस्ति। तो आप एक बात देखिए, एरन अभिलेख ये कहाँ है? मध्य प्रदेश, है ना बात। और देखिएगा सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख बाबू इसी अभिलेख में मिलता है, एरन अभिलेख में, ठीक ना। इसी अभिलेख में मिलता है। कहाँ मिलता है? एरन अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा के बारे में एरन अभिलेख में मिलता है ना। पूछता है क्वेश्चन कि सर्वप्रथम सती प्रथा की जानकारी कहाँ मिलती है? तो एरन अभिलेख में मिलती है ना। भानुगुप्त का एरन अभिलेख है। किसका है बाबू? ये भानुगुप्त का। पता तो एरन अभिलेख मध्य प्रदेश में। इसमें इस जो अभिलेख में है क्या है? वर्णन है इसके पत्नी का, दत्त देवी। पता इसकी पत्नी कौन थी? दत्त देवी। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो एरन अभिलेख से मिलती है। किस अभिलेख से मिलती है? एरन अभिलेख से मिलती है। नहीं, इसमें कहा गया है कि अगर ये जो समुद्रगुप्त है खुश रहता है तो समझ लो कुबेर है, मतलब जो लेना है ले जाओ, कोई टेंशन नहीं है। कुबेर बाबू क्या थे? बड़ी धनी, सबसे धनिक है ना, पता ना। तो ये कुबेर थे। खुश रहेगा तो क्या थे बाबू? प्रसन्न रहेगा तो कुबेर थे। और खिसला जाएगा तो जमराज। अगर नाराज हो गया तो जमराज क्या काम करते हैं? प्राण को हर लेते हैं। बात समझे ना। तो क्वेश्चन पूछेगा वो कि किसकी तुलना चंद्रगुप्त मतलब गुप्त वंश का कौन से राजा की तुलना, कौन से शासक की तुलना कुबेर और यमराज से की गई है? तो समुद्रगुप्त का। किसका? वो समुद्रगुप्त का। समझना बात, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ से। नहीं, ये कौन से मतलब गुप्त वंशीय राजा की तुलना यमराज और कुबेर से की गई है, या किसका वो तुलना कुबेर से की गई है, या किसका तुलना? तो बाबू ये दो सब में होगा समुद्रगुप्त। समझना बात। देखिए अब बाबू प्रयाग प्रशस्ति, ये तो हो गया ना। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो हो गया बाबू एरन अभिलेख में। एरन अभिलेख में बाबू इसका विवाह होता है किससे? दत्ता देवी से होता है। नहीं, उसके बाद क्या होता है कि जब ये बाबू खुश रहता है तो क्या होता है? मतलब कुबेर है, अखिला रहता है तो जमराज है। इसकी जानकारी हम लोग को एरन अभिलेख से मिलती है। कहाँ से मिलती है? एरन अभिलेख से। नहीं, अब कहते हैं प्रयाग प्रशस्ति। नहीं, लेखक कौन है बाबू? हरिसेन है। ये प्रयाग प्रशस्ति जो है ना बाबू, ये कौशाम्बी, इसका बाबू निर्माता कौन है? अशोक है। पता ये मूल क्या बाबू? कौशाम्बी में था। ये क्या था? कौशाम्बी में था, ठीक ना। अब है तो बाबू लेखक कौन है इसका? हरिसेन है। लेखक कौन है? हरिसेन है। और समुद्रगुप्त, नहीं, समुद्रगुप्त की आत्मकथा लिखी गई है इसमें। क्या लिखी गई है? तो देखिए बाबू इससे जानकारी बाबू मौर्यों को भी मिलती है, प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है ना। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है बाबू? मौर्यों को भी मिलती है। समुद्रगुप्त की मतलब गुप्तों को भी मिलती है। किसकी मिलती है? गुप्तों को मिलती है। और उसके बाद मुगलों को भी मिलेगी, ठीक ना। देखिए अब तो बाबू क्या है इसमें आत्मकथा सर्वप्रथम 1834 में कैप्टन ए डायर ने इसे पढ़ा था। तो प्रयाग प्रशस्ति को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो कैप्टन ए डायर ने प्रयाग प्रशस्ति को सर्वप्रथम पढ़ा था। पहले दिल्ली था, उसके बाद क्या आ गया वो? इलाहाबाद, मतलब प्रयाग में लाया गया। और वो कौन लाया था? तो याद रखना सब कि जहांगीर बाबू, बात ना, जहांगीर के शासन काल में क्या हुआ है बाबू? ये मतलब कहाँ चला गया है? इलाहाबाद में चला गया है ना। इसीलिए इसका नाम पड़ा है क्या हो? प्रयाग प्रशस्ति, ठीक ना। ये तो मूल कौशाम्बी नहीं, अशोक द्वारा बनाया नहीं। इसमें जहांगीर एवं बीरबल के बारे में भी जानकारी मिलती है। किसके बारे में बाबू? तो ये जानते हो, ये तो शिलालेख था ना सब। ऐसे इहो लोग गया बाबू, जब ये सब गया तो अपने बारे में लिखवा दिया। नहीं, ये तो पत्थर था ना ऐसे। नहीं, तो अपने बारे में लिखवा दिया। उन्होंने गया तो अपने बारे में लिखवा दिए, बात ना। लेकिन मूल क्या था? ये अशोक का था। मूलतः तो अशोक का था ये ना। तो देखो तो बाबू प्रयाग प्रशस्ति से किन किन राजवंशों के बारे में जानकारी मिलती है? तो बहुत सारे राजवंश बाबू देखो तो मतलब मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है, उनका तो था ही। उसके बाद बाबू गुप्तों की जानकारी मिलती है, बात ना। उसके बाद मुगलों की जानकारी मिलती है, बात ना। तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना। अभी बाबू अब कहा गया है कि दक्षिणापथ में 12 राजाओं को और आर्यावर्त में 9 राजाओं को ये हराए थे। कौन बाबू? समुद्रगुप्त ना, खाली चंद्रगुप्त मत रखो सब। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से यह पता चलता है कि यह अश्वमेघ यज्ञ कराए थे। जब सब चीज से निवृत्ति हो गए ना बाबू, अरे भाई जवाने नहीं ना रहेंगे हरदम, अब बुढ़ापा आ गया बाबू, तब बोले कि चलो थोड़ा सा यज्ञ कार्य भी करते हैं। तो अश्वमेघ यज्ञ कराए थे। कहाँ से मालूम चलता है वो? स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से क्या मिलता है वो? कि इसने अश्वमेघ यज्ञ अपने अंतिम समय में करवाए थे। समझ ना बात। अब ये इनकी देखो बाबू, एक और आता है इसे चंद्रगुप्त द्वितीय। नहीं, ये 2 भाई था। चंद्रगुप्त द्वितीय कितने भाई था? 2 भाई था। एक भाई का नाम था, बड़ा भाई का नाम था रामगुप्त। नहीं, मतलब समुद्रगुप्त के 2 लड़के थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त, पता ना। अब देखिए वो क्या है कि इसका वर्णन आपको मिलेगा, जानते हो कहाँ? एक मिनट,
चलिए, इस घटना का उल्लेख मिलेगा वो राजशेखर के काव्य मीमांसा में। कहाँ मिलता है? राजशेखर के काव्य मीमांसा। तो बोलता है क्या कि भाई समुद्रगुप्त के 2 लड़के थे, मतलब रामगुप्त, बात ना। तो इसकी रामगुप्त की वो कहानी कहाँ मिलती है? तो राजशेखर के काव्य मीमांसा मिलती है ना। अब क्या होता है अब कि राजा तो वही बनता है, वो जितने बरिया रहता है वो महाकाय रहता है। अगर वो रहता ना वो तो फिर ये वंश का क्या था? सर्वनाश था ना। अब क्या होता है उस समय शक इन लोग का दुश्मन बने रहते हैं। किनके बाबू? गुप्तो लोग का। नहीं तो शक बाबू क्या करते हैं कि दुश्मन बने रहते हैं, तो शक आक्रमण करते रहते हैं। नहीं तो बाबू उस समय राजा कौन रहता है? रामगुप्त रहता है। कौन रहता है? रामगुप्त रहता है। और रामगुप्त का विवाह हुआ होता है ध्रुव स्वामिनी से। किसके से बाबू? ध्रुव स्वामिनी से। तो पूछता है क्या कि ध्रुव स्वामिनी जो महारानी थी किस वंश की थी? तो आप याद गया कि गुप्त वंश की थी ना। तो वो विवाह होता है और शक जब आक्रमण करते हैं तो वो बहुत सुंदर होती है। नहीं और वो बोलते हैं वो क्या कि या तो अब अपनी पत्नी को हमारे पास भेज दो, हमारे महल में भेज दो, बात ना। तो अब क्या होता है ना कि ये मान जाता है। कौन मान जाता है? रामगुप्त। बताओ तो ये राजा रहता है ना, पता ना। इसको अब क्या होता है कि अपनी इज्जत प्यारा नहीं है, अपनी जान प्यारा है, ये मान जाता है। और ये बात बर्दाश्त इसको नहीं होता। किसको नहीं होता? इसको नहीं होता। ये उसका छोटा भाई रहता है। जब राज का आदेश हो गया तो ये क्या कर सकता है? तो ये क्या कर सकता है? तो बोलता है अपने जाके बाबू जो अपनी इसकी भाभी होती है, मतलब ध्रुव स्वामिनी होती है, बोले कि टेंशन की कोई बात नहीं, अभी हम हैं यार ना। ये बाबू औरत भेष में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? औरत भेष में। और कहाँ पहुंच जाता है? शकों के जो महाराजा थे पता ना, वहाँ पहुंच जाता है। मिहिरपुल था ना, तो वहाँ पहुंच जाता है बाबू। तो वहाँ पहुँच के बाबू वो तो समझ रहा है कि ध्रुव स्वामिनी है, इसको क्या लग रहा है। लेकिन बाबू अब बताओ तो एक स्त्री एक पुरुष में अंतर नहीं समझ में आएगा, बात है ना। लेकिन तब पर बाबू ध्रुव स्वामिनी के केवल बाबू सुनने रहता है कि बड़ी सुंदर है, बात ना। और वहाँ जाता है और आराम से बाबू राजा था ना, आराम से इजा कटार रख ले रहता है और खूब बढ़िया से बाबू ऑपरेशन कर देता है उनका। नहीं समझे ना बात? खूब बढ़िया से। अब बताओ तो तू ही ऐसे खड़ा हो और तुम्हारे पेट पर 2-3 गो ऐसे चला दिया जाए खंजर, तो कहानी बोल है नहीं। और बाबू वहाँ से आता है तो बड़ी खिसलाइल रहता है, क्या रहता है? और आते आते वो रामगुप्त का भी वध कर देता है। किसा करता है? रामगुप्त का भी वध कर देता है। बोलता है कि ऐसा सही बात है, ऐसा राजा रह के क्या करेंगे? नहीं। और बाबू उस समय उसके बाद से क्या होता है? चंद्रगुप्त द्वितीय क्या होता है? वो राजगद्दी पर बैठता है। तो बाबू ये कहाँ मिलता है? तो राजशेखर काव्य मीमांसा में ये कहानी मिलती है। किताब में भी लिखा, आप लोग को मिल जाएगा, समझना बात। चलिए, तो इसमें इतने आप लोग याद रखिएगा कि ध्रुव स्वामिनी कौन थी, पता ना। तो रामगुप्त की पत्नी थी। और कहाँ के महारानी थी? तो गुप्त साम्राज्य की महारानी थी। नहीं बाद में क्या होता है कि ध्रुव स्वामिनी से ये विवाह कर लेता है, उसको मार देता है ये रामगुप्त को। और फिर क्या होता है? ध्रुव स्वामिनी से ये विवाह कर लेता है। ये नाटक के बहु एक नाटक उटक है, काव्य मीमांसा है ना ये सब, तो उसी में ये मिलता है ना। अब बताओ सबसे महान शासक होता है ये, कौन होता है बाबू? ये और महान होता है। देख रहे हो ना बाबू? अब जो भी आ रहे हैं एक दूसरे से तरह से बिहड़े आ रहे हैं। देखिए तो कैसे आ रहे हैं, सुन लीजिए। श्रीगुप्त है, कौन है बाबू? श्रीगुप्त है तो महाराज बने। घटोत्कच आया तो क्या बन गया? श्री महाराज बना। आ गया कौन बाबू? महेंद्र बाहुबली। नहीं मतलब चंद्रगुप्त प्रथम आ गया, ये बन गया महाराजा धीराज, मतलब आओ सामने, है ना बात। महाराजा धीराज बन गया बाबू। अब इसके बाद आया बाबू कौन आया? समुद्रगुप्त। ये और विकराल बन गया इससे। नहीं इसके बाद इसका बेटा आया बाबू चंद्रगुप्त द्वितीय। नहीं है ना बात। ये विक्रमादित्य बना। ये कौन बना? विक्रमादित्य। हम लोग पढ़े थे ना विक्रमादित्य के बारे में कभी। 14 वो हमारे इतिहास में विक्रमादित्य हैं। सबसे प्रख्यात विक्रमादित्य यही है। नहीं चंद्रगुप्त द्वितीय को ही पता ना। अब इसकी घटना सबसे क्या है वो, इन्होंने उपाधि लिया देवराज प्रवर सेन। नहीं पता ना, साक्षी के अभिलेख से पता चलता है। लेकिन सबसे बड़ा उपाधि था विक्रमादित्य का। इसका किसका वो? विक्रमादित्य का। यह अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किया है बाक्टक शासक रुद्रसेन से। किसे बाबू? रुद्रसेन द्वितीय से करता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। यह शकों को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। किसको बाबू? वो भी शकों को भगाकर ही विक्रमादित्य की उपाधि हुआ था। नहीं और समझ रहे हो इस शक को कैसे हराया था? शक को हराकर क्या किसका बाबू करता है? ये विक्रमादित्य का उपाधि धारण करता है। इसीलिए इसे सकारी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? सकारी। तो पूछे क्वेश्चन कि सकारी किस राजा को कहा जाता है? तो कौन है सकारी? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। नहीं इसमें एक इंपॉर्टेंट घटना है बाबू क्या कि इस उपलक्ष्य में एक और काम करता है कि चांदी का सिक्का जारी करवाता है। तो ध्यान रखिएगा, पूछे कौन सा गुप्त शासक ने चांदी का सिक्का जारी करवाया था? तो आप क्या बताइएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। समझना बात। काहे के बाबू? तो शकों को हराने के उपलक्ष्य में। शकों को हरा दिया था, चाहे शकों को विजय के उपलक्ष्य में। नहीं शकों पर विजय के उपलक्ष्य में, ठीक ना। इसके शासन काल में बाबू देखो बहुत इंपॉर्टेंट घटना है कि बौद्ध नहीं एक बौद्ध यात्री था जो चीनी यात्री था। कहाँ का था? चीनी यात्री। इसका नाम था फहियान। ये कहाँ आया था?
भारत आया था। कहाँ आया था? भारत आया था। नहीं, इनके दरबार में बाबू जो तो इसके दरबार में क्या थे बाबू, चूंकि बाबू ये भी बाबू जो भी बलशाली होगा, बढ़िया होगा आदमी, वो बाबू विद्वान का कद्र करेगा, है ना बात। तो इसके दरबार में नवरत्न रहते थे। तो नवरत्न कहाँ रहेंगे? तो आप लोग पढ़े हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने उज्जैनी में राजधानी बनाया था, तो उज्जैनी दरबार में रहते थे। और उस नवरत्न में सबसे महारत्न कौन थे? कालिदास जी थे। कौन थे बाबू? कालिदास जी। नहीं बताना समझ ना बात। अभी तो बाबू कालिदास जी थे। और इसमें और कौन कौन थे बाबू? तो जो इंपॉर्टेंट लिखवा दें, कालिदास, शंकु, धन्वंतरी, बारामहीर, बैताल भट्ट। एगो पढ़ते हो कहानी विक्रम और बैताल। तो विक्रम कौन है? हाँ, अब बैताल भट्ट जी, ठीक ना, समझ सकते हैं, है ना बात। नहीं कहानी मतलब देखो क्या होता है कि दंत कथाएं हैं ये सब बात ना। विक्रम बैताल की जैसे अकबर बीरबल की जोड़ी थी बाबू, वैसे ही विक्रम बैताल की भी जोड़ी बहुत बढ़िया थी, ठीक ना। देखो तो बाबू, तो कौन थे? बैताल भट्ट। इनका नाम क्या था वो? बैताल भट्ट। इसीलिए वो हम लोग कहानी बना दिए विक्रम बैताल, बात ना। बैताल भट्ट और विक्रमादित्य, और ये बहुत बड़ी प्रचलित इस पर कहानी है, बड़े से सीरियल भी बने हुए हैं, देख लीजिए आप लोग ना। ठीक है, अब इसके बाद कौन आते हैं? कुमार गुप्त आते हैं। नहीं जब तो इसका सबसे अधिक अभिलेख किसका है? वो 18 हो तो कुमार गुप्त का है ना। और कुमार गुप्त काहे लिए प्रसिद्ध है? कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? तो कुमार गुप्त ने। किसने किया था? वो गुप्त ने। समझ ना बात। अभी वो स्कंद गुप्त बात ना। इसके बाद कौन आते हैं? स्कंद गुप्त। और इसके शासनकाल में हुड़ों का आक्रमण शुरू हो गया था। हुड़ों का आक्रमण बाबू शुरू कब हुआ था? तो स्कंद गुप्त के शासनकाल में। समझ ना बात, यार है ना। स्कंद गुप्त के शासन काल में बाबू हुड़ों का आक्रमण क्या हो गया था? शुरू हो गया था ना। चलिए, यह सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया। नहीं, ये वही सुदर्शन झील है जिसको किसने बनवाया था? मौर्यों ने बनवाया था। नहीं बात ना, चंद्रगुप्त मौर्य के बाबू क्या था? मंत्री था पुष्पगुप्त, नहीं, और वो बनवाया था ना। उसके बाद बाबू आप लोग देते हो कि इसका फिर बाबू जीर्णोद्धार किसने करता है? तो वो रुद्रदामन करता है। कौन करता है? रुद्रदामन करता है। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो जूनागढ़ अभिलेख मतलब गिरनार अभिलेख से। नहीं, जो संस्कृति में होती है, किसमें होती है? वो संस्कृत में लिखी पहली अभिलेख थी ना। तो वो देखो, तो ये भी जो है ना सुदर्शन झील का जब जो जीर्णोद्धार करवाता है तो वहाँ तो अभिलेख है ना, वो हो जाता है तो लिख देता है कि मैंने भी क्या किया है? सुदर्शन झील का नहीं क्या किया? जीर्णोद्धार किया, बात ना। तो देखिए जीर्णोद्धार बाबू अगर देखा जाएगा तो रुद्रदामन ने भी किया है और ये भी किए हैं कौन बाबू? स्कंदगुप्त ने। लेकिन बनवाया कौन है बाबू? चंद्रगुप्त ने बनवाया है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौन बाबू? चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसका सेना उसका वो मंत्री था पुष्पगुप्त, और वहीं बनवाया था ना। और हाँ, अब इसका बाबू जानकारी कहाँ से मिलता है? जब भी आपको आएगा सुदर्शन झील की जानकारी बाबू तो आपको याद है गिरनार अभिलेख या जूनागढ़ अभिलेख ना। जूनागढ़ अभिलेख को ही गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है। कोई दिक्कत बाबू, ठीक ना। अब ये तो बाबू अब जो बाबू स्कंद जो गुप्त था बात ना, ये अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? अयोध्या में। तो पूछेगा क्या कि गुप्त वंश का कौन सा सम्राट था जिसने अपनी राजधानी अयोध्या में बनाया था? तो कौन था? कौन था वो? स्कंद गुप्त था। कौन था वो? स्कंद गुप्त था। नहीं, और अंतिम बाबू इसका क्या है कि बाबू कोई भी चीज़ क्या होता है कि अब जब अपने उच्चतम शिखर पहुंच जाता है तो वहां से और ऊंचा जाने की रास्ता बंद हो जाती है तो नीचे आता है। नहीं तो देख रहे हो ना, यहाँ से बाबू क्या था? एकदम नीचे था, धीरे 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 क्या कर रहा था? विकास कर रहा था। और बाबू जैसे ही चंद्रगुप्त आया है तो क्या हुआ? प्रथम जब आया है तो क्या हो गया बाबू? ये अपनी मतलब अब शिखर पर पहुंच रहा है। और आते आते बाबू चंद्रगुप्त द्वितीय में शिखर के प्रकाष्ठा पर पहुंच जाता है, उच्चतम शिखर पहुंच जाता है। अब उसके बाद क्या होता है? इसका पतन शुरू हो जाता है। और अंतिम शासक कौन था इसका बाबू? विष्णुगुप्त था। कौन था बाबू? विष्णुगुप्त था। समझ ना बात। नहीं, अब इसके बारे में, इसके स्थापत्य कला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बात ना। देखिए इसमें क्या हुआ है कि संस्कृति का विकास बहुत बढ़िया हुआ है, सांस्कृतिक रूप से वो गुप्त काल में विकास बहुत बढ़िया हुआ है। यही कारण है कि इसे इतिहास क्या होता है? क्लासिकल या स्वर्णयुग भी कहा जाता है। समझ ना बात। चलिए, कोई दिक्कत?